जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेड आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 55। आज के लेक्चर में अगेन रिस्क और प्रोसीजर डिस्कस करेंगे हम, ताकि हमें गिवन इंफॉर्मेशन में से पता चल जाए कि किस इंफॉर्मेशन में से कौन सा रिस्क राइज होगा, और फिर उसको एड्रेस करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, होम असाइनमेंट कितने स्टूडेंट ने किया है? रिटन फॉर्म में ज़रा हाथ उठाइए। रिटर्न फॉर्म में शाबाश। और इसे आपने रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करने के बाद सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया? चलिए, कुछ गलतियां सामने आई होंगी डेफिनेटली, वो समझ आ गई? अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो पूछिए। किसमें क्या प्रॉब्लम, क्या उसकी नेचर बताइए। सर इधर ना परचेज अंडरस्टेट की हुई एक क्वेश्चन और दूसरे अच्छा, ये क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं, डिस्कस करने के बाद कंटेंट क्वेश्चन को डिस्कस अभी करते हैं, हमने होम असाइनमेंट को करते हैं। सबसे पहले हमने कल डेवलपमेंट कास्ट तक पढ़ लिया था, ऐसा ही है कि डेवलपमेंट कास्ट अभी रहता था? डेवलपमेंट कास्ट रहता था। अच्छा, डेवलपमेंट कास्ट याद रखिए, वैसे तो डेवलपमेंट का इंटेंजिबल एसेट है, उसमें बाय समझिए इनहेरेंट रिस्क होता है किसी भी इंटेंजिबल एसेट में, कि चूंकि उसकी एग्जिस्टेंस, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो इसलिए वेरीफाई करना कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, एग्जिस्टेंस असर्शन वेरीफाई करना मुश्किल है। और फिर इनटेंजिबल एसेट्स की अमूमी तौर पे मार्केट भी नहीं होती कोई जहां पे वो ट्रेड हो रहे हो, तो उनकी वैल्यूएशन डिटरमिन करना ये भी मुश्किल टास्क होता है। किसी भी इनटेंजिबल एसेट की एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन, ये दोनों असर्शन वेरीफाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये क्यों डेवलपमेंट कास्ट के केस में फर्ज कीजिए, क्यों वेरीफाई करना मुश्किल है, या इसमें स्पेसिफिक रिस्क क्या है? एक तो जनरल रिस्क है ना, इसकी नेचर की वजह से एग्जिस्टेंस और वैल्यूएशन में। डेवलपमेंट कास्ट में स्पेसिफिक रिस्क क्या है कि हमें IAS 38 ने एक क्राइटेरिया दिया है कि डेवलपमेंट कास्ट को कब कैपिटलाइज करना है। आपने शायद वो क्राइटेरिया पढ़ा होगा, जब वो क्या होता है कि फ्यूचर जो बेनिफिट्स है वो प्रोबेबल होते हैं, रिलायबल एस्टिमेट किया जा सकता है, इंटेंशन टू कंप्लीट एंड सेल है, ठीक है, एबिलिटी टू सेल है, टेक्निकल फिजिबिलिटी पॉसिबल, एक्सपेंडिचर कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ये क्राइटेरिया हमें स्टैंडर्ड, अगर ये क्राइटेरिया मीट हो फिर डेवलपमेंट कास्ट को कैपिटलाइज करना है, वरना नहीं करना। और हमारे लिए एज ऑडिटर रिस्क क्या है कि क्लाइंट ने डेवलपमेंट कास्ट का क्राइटेरिया चेक किए बगैर ही इसे कैपिटलाइज कर दिया होगा, रिस्क है। ठीक है, तो हमने फिर अपने प्रोसीजर में किस चीज के ऊपर फोकस करना है? एक तो इस चीज के ऊपर कि जो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया गया है वो एक्चुअली इनकर भी हुआ कि नहीं हुआ, उसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ मैच करके देखना है हमने कि वाकई ही वो एक्सपेंडिचर इनकर हुआ है। और दूसरे नंबर पे अगर साबित हो गया इनकर हुआ है, तो दूसरा क्या है, क्राइटेरिया कि इनकर हुआ है, तो उसे एक्सपेंस में जाना चाहिए था या इंटेंजिबल एसेट में। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स में तो इंश्योर करेंगे वो क्राइटेरिया मेड होता हो। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में हमें ये कह दे कि क्राइटेरिया में से कोई एक चीज मीट नहीं हो रही, तो हम कहेंगे हम रिस्क है कि इसको आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, यानी एक्सपेंस आउट करना पड़ेगा इंटेंजिबल एसेट्स के बजाय। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इसने प्रोसीजर्स बोला हुआ है कि आपने पढ़ने हैं चैप्टर 11 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में इनटेंजिबल नॉन करंट एसेट के प्रोसीजर है, लेकिन उसमें से सारे प्रोसीजर नहीं पढ़ने। कौन से वाले पढ़ने हैं? सिर्फ प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट कास्ट। कितने स्टूडेंट्स ने रीड किए ये प्रोसीजर? शाबाश। इनमें बताइए कोई प्रॉब्लम हो? कंट्रोल टेस्टिंग, हाँ जी बिल्कुल। कंट्रोल टेस्टिंग का मतलब यह है कि आपको सिस्टम क्लाइंट का चेक करना है। एक्सपेंसेस तो अमाउंट्स तो चेक करनी ही करनी होती है हमने नॉर्मल ऑडिट में, क्लाइंट का जो सिस्टम है, जो उसकी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर, उनको भी हमने चेक करना है कि वो सूटेबल हैं या नहीं। डेवलपमेंट कास्ट में असल में हमारे साइंटिस्ट अमूमी तौर पे कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो ना, जैसे कि न्यू ड्रग डेवलप करनी है या कोई भी नई चीज डेवलप, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने में बहुत सी चीजें कामयाब होती हैं, बहुत सी चीजें नाकाम होती हैं, तो वो कुछ ना कुछ नोटिंग कर रहे होते हैं, इसे हम साइंटिस्ट नोट्स कहते हैं। कंट्रोल्स में हमने खास तौर पे ये देखना है कि वो जो साइंटिस्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो हाईली कॉन्फिडेंशियल हो, क्योंकि वो असल में सिर्फ एक पेज नहीं है, वो हमारी मिलियंस के जो तजर्बे हैं उनका निचोड़ है। ठीक है,
जैसे KFC है, कोक है, ये इनके जो सीक्रेट रेसिपीज है, फार्मूला है, वो एक पेज के ऊपर लिखे होंगे, लेकिन वो पेज एक रेगुलर पेज, नॉर्मल पेज नहीं है। उस एक पेज की वैल्यू जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर होगी। इसलिए उसको सिक्योर करने के लिए कि वो कॉन्फिडेंशियल रहे, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल की जरूरत है। तो यही वो कह रहा है कि डेवलपमेंट कास्ट में आपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करने होते हैं उनकी कंट्रोल टेस्टिंग कीजिए कि जो नोटिंग की गई है, जो डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, वो सारा सिस्टम हाईली कॉन्फिडेंशियल है। क्योंकि अगर वो एक पेज लीक हो गया ना, आपने मिलियंस की इन्वेस्टमेंट करके जो फार्मूला बनाया है, वो अगर एक फार्मूला लीक हो गया तो असल में आपकी सारी इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई। और कोई क्वेश्चन? फिजिबिलिटी, हाँ बिल्कुल, फिजिबिलिटी में हम ये देखें, मार्केटिंग प्लान को भी देखते हैं हम फिजिबिलिटी में, कि देखते हैं फ्यूचर में इस प्रोडक्ट की डिमांड जो हम बनाने जा रहे हैं, लॉन्च करने जा रहे हैं, वो फ्यूचर में डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी कम होगी? ठीक है, जितनी ज्यादा बढ़ेगी प्रोडक्ट हमारे लिए उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल, उतना ही ज्यादा फिजिबल है। कॉस्ट वेरिफिकेशन में टाइम शीट लिखा हुआ है। देखें, जब भी आप कोई खुद से एसेट बनाते हैं ना, खुद से कोई चीज बना रहे होते हैं, वो चाहे इन्वेंट्री हो, वो चाहे फिक्स एसेट्स खुद से बनाए, सेल्फ कंस्ट्रक्टेड फिक्स एसेट, या वो चाहे खुद से कोई इनटेंजिबल एसेट बना, डेवलपमेंट कॉस्ट बना रहे हो, तीनों में सेम प्रोसीजर है। क्या? आपकी जो मेन कॉस्ट है वो तीन तरह की होती है। एक मटेरियल लगता है कुछ ना कुछ, एक लेबर, एक ओवरहेड। तीनों में, इन्वेंट्री में भी, एक फिक्स एसेट्स कंस्ट्रक्ट करते हुए भी, अगर आप खुद का बिल्डिंग वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाते हैं, और डेवलपमेंट कॉस्ट में भी। साइंसदान है, जाहिर है, इसमें मटेरियल से क्या मुराद है? इसमें मटेरियल से मुराद वो केमिकल है जो मंगवाते हैं और तजर्बे करते हैं के साथ दूसरा डाल के, पता नहीं क्या क्या जो भी उनकी नेचर होती है। तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीन तरह के। मटेरियल को हमेशा आपने कंपेयर करना है सप्लायर इनवॉइस, परचेज इनवॉइसेस के साथ, देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं। लेबर को आपने कंपेयर करना है टाइम शीट के साथ, कि किस पर्सन को पैसे दिए जा रहे हैं, और उसका रिकॉर्ड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर पर्सन का रिकॉर्ड रखा जाता है कि इसने कंपनी के अंदर कितनी देर काम किया। जैसे इवन हमारे कॉलेज में भी सारे जो एम्प्लॉयज हैं उनकी अटेंडेंस होती है बायोमेट्रिक। एम्प्लॉयज आते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं, जाते हैं, अटेंडेंस मार्क करते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है कि ये कितने घंटे जॉब पे रहे हैं। ठीक है, इससे ओवर टाइम की कैलकुलेशन वगैरह में आसानी होती है। तो ये होता है हमारा टाइम शीट, इसको बोलते हैं टाइम शीट। ये पुराने ज़माने में मैनुअली रिकॉर्ड होती थी, जैसे आपकी अटेंडेंस लगती है ना, हाजिरी का रजिस्टर, तो एम्प्लॉयज़ की भी अटेंडेंस लगती है, इसको टाइम शीट बोलते थे। यहाँ क्या उसने टाइम शीट ही प्रोड्यूस किया? हाँ, टाइम शीट प्रोड्यूस किया। एक मिनट हरिएगा, टाइम शीट। लेकिन अब ये मैनुअली नहीं होता, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिकली डाटा मेंटेन किया जाता है। इससे मुराद क्या होता है कि किस एम्प्लॉय ने इसे कितने घंटे काम किया है, ताकि उसको फिर उस हिसाब से सैलरी दी जाए। तो जो आपकी सैलरी शीट बनती है, सैलरी शीट, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज और किस एम्प्लॉय ने कितने घंटे काम किया। सैलरी शीट में इनपुट के तौर पे टाइम शीट यूज होती है। समझ रहे हैं फर्क दोनों में? सैलरी शीट में जो दो ही चीजें अहम होती हैं, नंबर 1 आवर्स, कितने आवर्स काम किया, नंबर 2 आर्ली रेट क्या है। आर्ली रेट निकलता है एम्प्लॉय के अपॉइंटमेंट लेटर से, और जो 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 आवर्स वर्कड हैं ये कहां से आते हैं? टाइम शीट से। ठीक है, तो टाइम शीट। लेबर की वेरिफिकेशन में सबसे अहम चीज क्या होती है? टाइम शीट। और ओवरहेड्स की वेरिफिकेशन में क्या होता है? बिल्स वगैरह जो होते हैं, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, ज्यादातर यही ओवरहेड्स होते हैं ना, या कुछ और भी अगर होंगे रेंट वगैरह, तो उनका एग्रीमेंट चेक कर लेंगे। तो ये तीन चीजें मैंने क्या बोला, इन्वेंट्री में, फिक्स एसेट्स में, जो सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, डेवलपमेंट कॉस्ट में, आपको ये तीन चीजें मिलेंगी कि आप जब भी कोई खुद से एक्सपेंस इनकर कर रहे होते हैं तो तीन तरह के होंगे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। मटेरियल को किससे वेरीफाई करना है? सप्लायर इनवॉइस, परचेज इनवॉइस से। लेबर को किससे वेरीफाई करना है? टाइम शीट से। ठीक है, और एग्रीड रेट। और ओवरहेड को किससे वेरीफाई करना है? हाँ जी, बिल्स वगैरह से। ठीक है जी, अब पूछिए क्या क्वेश्चन है? किस में लिखा हुआ? शेयर्स? नहीं, शेयर्स वाला कोई मैंने एरिया, शेयर्स वाला है एरिया।
अच्छा परचेज गुडविल, नहीं नहीं मैंने इंटेंजिबल में सिर्फ डेवलपमेंट कॉस्ट बोला था, गुडविल पढ़ने को तो नहीं बोला था, वो तो आप दूसरी तरफ निकले, गुडविल नहीं था ना। नहीं नहीं वो जब कोई बाद में हम पहुंचेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जी जी, ये अभी इन्होंने पूछा फिजिबिलिटी में रिव्यू फॉरकास्ट का मतलब ये होता है कि फ्यूचर में ये प्रोडक्ट जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं क्या मार्केट में इसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अगर तो डिमांड मार्केट में होगी, फ्यूचर वो प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, हम प्रोजेक्ट चलाएंगे, वरना हो सकता है हम प्रोजेक्ट को बंद कर दें, ठीक है, अगर फ्यूचर में डिमांड ही नहीं है। तो क्या डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज करने में एक क्राइटेरिया, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनमें एक क्राइटेरिया है, जैसे जब आप डेवलपमेंट कॉस्ट का क्राइटेरिया कैपिटलाइज करने के लिए जरूरी है प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी में हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं। कैसे पता चला, अभी तो प्रोडक्ट मार्केट में हमने फेंकी नहीं है, कैसे पता चलता है, अंदाजा लगाना पड़ता है, फोरकास्ट। हमने ये देखना होता है कि वो फोरकास्ट रीजनेबल है कि नहीं, यानी सपोर्टेड बाय मार्केट रिसर्च है कि नहीं, हवाई फिगर तो नहीं लिख दी, ठीक है, मार्केट रिसर्च की बेस पे होना चाहिए ना, ग्रोथ रेट कितना होगा, ठीक है। तो ये हम एस्टिमेट्स या फोरकास्ट फ्यूचर के देखते हैं कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट का ग्रोथ रेट क्या होगा, सेल प्राइस क्या रखनी है हमने जिस पे ये सेल हो सके। तो ये जो फ्यूचर के कैश फ्लोज फॉरकास्ट हम करते हैं ना, फॉरकास्ट कैश फ्लोज या नॉर्मली कोई भी फॉरकास्ट, ये हमारे ऑडिट में एक अहम एविडेंस होता है। एक तो डेवलपमेंट कॉस्ट में कैपिटलाइज करने के लिए हमने देखना है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट फ्यूचर में प्रॉफिटेबल है, डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं कर सकते, एक्सपेंस आउट करना पड़ता है। दूसरा, गोइंग कंसर्न की वेरिफिकेशन में भी कैश फ्लो फॉरकास्ट आता है, उसमें भी सेम है, याद है आपको, यही प्रोसीजर, एग्जैक्टली यही प्रोसीजर हमने गोइंग कंसर्न में भी पढ़ा हुआ है, एडिशनल प्रोसीजर टू रिस्पॉन्ड टू इवेंट या कंडीशन कॉस्टिंग डाउट, कि फॉरकास्ट वगैरह देखिए, उसमें देखिए assumption रिजनेबल है, ये वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, ठीक है। किस में लिखा हुआ है, डेवलपमेंट कॉस्ट में, हाँ जी। देखिए एक प्रॉब्लम तो ये है कि हमने एक्सपेंस इनकर किए, डेवलपमेंट कॉस्ट के क्राइटेरिया मीट करते हैं कि नहीं, ये एक प्रॉब्लम है। नंबर 2, लॉन्च करने के बाद भी हो सकता है उसमें प्रॉब्लम कोई ना हो, प्रॉफिटेबल हो, लॉन्च करने के बाद कंपेटिटर कोई बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च कर दे हमारी प्रोडक्ट से बेहतर, तो हमारी प्रोडक्ट की सेल डाउन गई, इसका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पे भी इम्पैक्ट आएगा, लेकिन फिक्स एसेट पे भी आएगा। और मैंने आपको बताया था अगर इसके लिए कोई इनटेंजिबल एसेट्स हैं जो आपने जैसे खुद से डेवलप किया है, डेवलपमेंट कॉस्ट को कैपिटलाइज किया है इंटरनल, या बाज़ औक़ात हम रेडीमेड फार्मूला बाय कर लेते हैं फ्रेंचाइज लाइसेंस फी वगैरह पे करके, तो वो भी इम्पेयर्ड होगा, उस पर भी इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अब वो डेवलपमेंट कॉस्ट जो हमने कैपिटलाइज किया हमारे काम की नहीं रही। क्यों नहीं रही भाई, वो जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए इनकर की थी वो प्रोडक्ट ही फ्लॉप हो गई, तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसके रिलेटेड फिक्स एसेट भी इम्पेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे पीपी जो रेलिवेंट है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसकी वैल्यू इन यूज कम हो गई, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट है उसकी भी वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। सर ऐसा पॉसिबल है कि अभी वो इन डेवलपमेंट फेज में हो, उसकी इम्पेयरमेंट तब भी हो जाए? हाँ हो सकता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डिटेल में जाने के, अकाउंटिंग के कंसेप्ट में और ऑडिट के कंसेप्ट में फ़र्क है। अच्छा यहाँ पे हमने काफ़ी डेवलपमेंट कॉस्ट में डिस्कशन कर लिया, ये क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा ना इसके ऊपर सोचे। डिक्लाइन इन सेल, ठीक है। अच्छा डिक्लाइन इन सेल का ऑलरेडी हमने इम्पैक्ट इन्वेंट्री पे भी पढ़ लिया हुआ है क्या आता है, और फिक्स पे भी पढ़ लिया हुआ है। अब यहाँ पे फिर क्या बता रहे हैं हमें, विद रिस्पेक्ट टू इंटेंजिबल एसेट्स, क्या डिक्लाइन इन सेल का इंटेंजिबल एसेट पे भी इंपैक्ट आता है? बिल्कुल, इंटेंजिबल एसेट अगर जो प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रही है ना, उससे रिलेटेड इंटेंजिबल एसेट्स आपने कैपिटलाइज किया है, वो भी फारक, ठीक, क्योंकि अब आप उससे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहे। अच्छा लेफ्ट साइड पे उसने इंफॉर्मेशन एक लिखी है, डिक्लाइन इन सेल, इसका मतलब क्या है, डिक्लाइन इन सेल की वजह से भी ये रिस्क राइज होता है। और नंबर 2 क्या लिखा है, लीगल एक्शन बाय अदर पार्टीज ऑन इन्फ्रिंजमेंट्स ऑफ कॉपीराइट्स, कि हमने एक चीज बाय किया लाइसेंस और हमें हमारे कंपेटिटर ने हमारे खिलाफ केस कर दिया कि हमने उसका फार्मूला चोरी किया।
अब अगर अदालत में केस गया और हम केस हार गए, अदालत क्या करेगी? हमें मना कर देगी आप ये फार्मूला, ये कॉपीराइट क्लेम यूज नहीं कर सकते, तो हमारे लिए वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना कि कोई समटाइम एक दूसरे का फार्मूला भी चोरी करते हैं, डिज़ाइन भी चोरी करते हैं। जैसे मोबाइल कंपनीज अक्सर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है हमारा डिज़ाइन दूसरी कंपनी ने चोरी कर लिया। ठीक है, तो अगर कोर्ट ऑर्डर दे दे कि आप इस डिज़ाइन को भी यूज़ नहीं कर सकते, तो उसका मतलब आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की होगी वो 0 होगी। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसके प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम? वैल्यूएशन प्रोसीजर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं? समझ आ रहे हैं प्रोसीजर? चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे आपके लिए इजी होते जाएंगे, क्योंकि अक्सर प्रोसीजर रिपीट होते हैं आगे चल के। यानी समझ 50% तक लगभग आपको नई चीजें मिलती रहती हैं, उसके बाद ज्यादातर चीजें रिपीट होती रहती हैं, सारी नहीं लेकिन ज्यादातर चीजें। इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट, क्या रिस्क है इसमें? एक रिस्क तो ये है कि जिस वक्त रिकॉर्ड किया गया गलत रेट पे रिकॉर्ड कर लिया होगा, और दूसरा रिस्क क्या है? ईयर एंड पे रेट्स को अपडेट नहीं किया होगा। जो आपका फॉरेन करेंसी रिसीवेबल एंड पेएबल है उसको अपडेट नहीं किया। प्रोसीजर क्लियर? ये प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? इस प्रोसीजर का क्या मतलब है? टेस्ट ऑफ कंट्रोल फॉर एक्सचेंज रेट्स, के ड्यूरिंग द ईयर वेरियस फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन पे जो रेट लगाए गए हैं उस दिन के, वो आपने देखना है वो सही लगाए हों। यानी एक्सचेंज रेट दो तरह के होते हैं ना, बाइंग रेट और सेलिंग रेट। ठीक है, तो वो हमने जब चीजें परचेज कर रहे होते हैं तो हायर वाला रेट लगाना होता है, जब सेल कर रहे होते हैं तो लोअर वाला रेट लगाना होता है। ऐसे ही होता है ना एक्सचेंज रेट में। बैंक से डॉलर खरीदने जाएं रेट कोई और है, बेचने जाएं रेट कोई और है। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि क्या एक्सचेंज रेट सही अप्लाई किया गया है कि नहीं रेलिवेंट डेट्स पे। अच्छा हाँ जी, अच्छा इसमें एक तो फॉरेन करेंसी का रिस्क हो गया ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। कई दफा ये कहता है साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के वर्ड के साथ आगे ये कहता है कि कोई शिपमेंट ऐसी है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं और वो एट ईयर एंड इन ट्रांजिट है। अब ये फॉरेन करेंसी से हटके एक दूसरा रिस्क आ गया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। एक तो फॉरेन करेंसी का रिस्क आ गया, अब दूसरा प्रॉब्लम ये होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना, इसमें काफी दिन लग जाते हैं। ये 1-2 दिन का मसला नहीं होता है, इसमें 2-2 3-3 हफ्ते भी लग जाते हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपकी कोई इंपोर्ट की है आपने या एक्सपोर्ट की है और वो शिपमेंट ईयर एंड पे इन ट्रांजिट है, वो आपके स्टॉक में शो हो या सेल में शो हो, ये प्रॉब्लम है। ये डिपेंड करता है रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हुए कि नहीं, कंट्रोल ट्रांसफर हुआ कि नहीं, IFRS 15। ठीक है, और ये कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है। या प्रैक्टिस में पढ़ेंगे, एक होता है FOR बेसिस, एक होता है FOB बेसिस। ठीक है, फ्री ऑन रेल पे पढ़ी क्या टर्म्स आपने? बड़ी टेक्निकल टर्म्स है, तो आपने कैसे पढ़ लिए? R2 में पढ़ लिया। तो उसमें होता है FOR बेसिस होती है ना, मैंने तो प्रैक्टिस में सीखा, R2 में नहीं मैंने पढ़ा। तो प्रैक्टिस में होता था जो FOR बेसिस है ना, वो जब तक आप दूसरे बंदे के इलाके में नहीं पहुंचाते वो तब तक स्टॉक आपका है। तो वो इन ट्रांजिट जो होता था ना, वो हमने खुद रिकॉर्ड करना होता था स्टॉक। और जो FOB बेसिस होता था उसमें जैसे ही हम फ्री ऑन बोर्ड, जैसे ही हमने ऑन बोर्ड पहुंचा दिया, यानी जहाज तक पहुंचा दिया, वो सामान दूसरे बंदे का हो गया, अब हमारी सेल रिकॉर्ड हो जाती। यानी हमारी सेल जब वो हमारे साहिल से जहाज निकला FOB बेसिस में उस वक्त रिकॉर्ड होगी, और FOR बेसिस में जब वो उसके पास पहुंचेगा। तो यही हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट में देखना है परचेज ऑर्डर को, किस लिए? ताकि पता चल जाए जो गुड्स इन ट्रांजिट इन्वेंट्री है वो एक्चुअली किसके स्टॉक में आएगी, हमारे स्टॉक में आएगी या दूसरी पार्टी। अगर हमारे स्टॉक में आएगी तो फिर हमारी सेल नहीं होनी चाहिए। अगर दूसरी पार्टी के स्टॉक में आएगी यानी रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर हो चुके हैं, कंट्रोल ट्रांसफर हो चुका है, IFRS 15 क्राइटेरिया फुलफिल हो चुका है, तो फिर हमारी सेल हो जाएगी, दूसरी पार्टी का स्टॉक हो जाएगा। क्लियर हो जी? हाँ जी, ये है कि फॉरेन करेंसी गेन या लॉस परचेज या सेल के तौर पे रिकॉर्ड हो सकता है, इनकम एक्सपेंस के तौर पे नहीं। फर्स्ट कीजिए हमने किसी को $1 पे करना, डॉलर है 280 का, हमने इनिशियली रिकॉर्ड कर दी होगी जब चीज खरीदी होगी, परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट और क्रेडिटर फॉरेन करेंसी वाला है 280 के साथ। अब ये एंड पे फर्स्ट कीजिए डॉलर हो गया 300 का, हमने जो पेएबल है उसको क्रेडिट करना है कितने रुपए से?
20 रुपए से। डेबिट किसको करना है? क्या डेबिट परचेजेस को करना है या एक्सपेंस को? ये सवाल है। एक्सचेंज लॉस। इसका जवाब है एक्सपेंस, यानी एक्सचेंज गेन या लॉस। परचेजेस हो चुकी है, परचेजेस वो जो आपका हिस्टोरिकल रेट था उसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। अब दोबारा आपने परचेज को या एसेट को डेबिट नहीं करना, बल्कि किसको डेबिट क्रेडिट करना होता है? यानी एक्सचेंज रेट ओरिजिनली जब रिकॉर्ड हुआ तब हो गया, जब बाद में आप इसको रेट को अपडेट करना है तो जो इसका इफेक्ट है वो हाँ P&L में जाएगा, वो एसेट्स की वैल्यू में ऐड नहीं होगा। क्लियर हुई है बात? और कोई क्वेश्चन? इसकी एक्सचेंज की लॉस की एंट्रीज आपको सिखाते हैं आर्ट, बहुत बढ़ा दिया सिलेबस R2 का। चलें, अच्छा ये तो सबसे आसान मेरा ख्याल आपके लिए होगा, क्या? एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट। इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक्विजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट में क्या प्रॉब्लम है आपको? क्या रिस्क हो सकता है जब फिक्स्ड एसेट बाय करते हैं? हाँ, एक तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट हो सकता है कोई कैपिटलाइज ना की गई हो। एक और भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्या? हाँ जी, डेप्रिसिएशन आपने किस डेट से स्टार्ट, किस डेट से स्टार्ट होनी चाहिए? जब एसेट एक्चुअली यूज हो या अवेलेबल फॉर यूज, ये पॉइंट याद रखना है। तो परचेज करते हुए प्रॉब्लम है कि आपने डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है, तो कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ध्यान रखना है परचेज के वक्त। और दूसरा ध्यान क्या रखना है कि आपने वो जो डेप्रिसिएशन जो है वो एसेट अवेलेबल फॉर यूज से स्टार्ट करनी है। सेल के वक्त क्या प्रॉब्लम होती है? जब आप फिक्स एसेट सेल कर रहे होंगे उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गेन या लॉस सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। वो आपको याद है वो क्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन में अक्सर गलती हो जाती थी आपसे, क्या नहीं होती थी? डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, सेम एरर यहाँ पे भी है। डिस्पोजल के वक्त हो सकता है आपने प्रॉफिट एंड लॉस सही कैलकुलेट ना किया हो। डन जी? जी डेप्रिसिएशन की क्या पूछ रहे हैं? डेप्रिसिएशन गलती से रिकॉर्ड, देखिए इतनी बड़ी गलती का एरर नहीं होता, गलती से रिकॉर्ड। डेप्रिसिएशन गलत पीरियड से स्टार्ट हो गई, ये आप कैसे थोड़ा सा रिफाइन कर लें, ठीक है? ये कहना क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड हो गई होगी, ये रिस्क इतना क्लियर मीनिंग नहीं देता। मतलब मुझे ये कोई इतना क्लियर रिस्क नहीं लगा डेप्रिसिएशन गलत रिकॉर्ड हो, हालांकि है ठीक बात ही, थोड़ा स्पेसिफिक अल्फाज में लिखे कि डेप्रिसिएशन जो है वो व्हेन जो एसेट अवेलेबल फॉर यूज है उस दिन से स्टार्ट नहीं हुई होगी। उसके गलत होने की स्पेसिफिक रीजन डिस्कस करें ना। अच्छा, डिस्पोजल के बाद की, हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है डिस्पोजल के बाद भी डेप्रिसिएशन उसने रिकॉर्ड कर दे। तो इससे का हम ये प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, देखते हैं कि फिक्स एसेट रजिस्टर से उस एसेट को डिस्पोजल के बाद निकाल दिया गया कि नहीं। ठीक है, बुक्स में से तो हमने ये भी देखते हैं कि बुक्स में से जो एसेट परचेज हुए हैं फिक्स एसेट, वो परचेज होने के बाद हमारे रिकॉर्ड में फौरी तौर पे एंटर हो जाए, ठीक है, ताकि डेप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाए। और जो सेल हो गए हैं वो हमारे रिकॉर्ड से फौरी तौर पे निकल जाए। जो फिक्स एसेट का डिटेल रिकॉर्ड होता है उसे क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट्स रजिस्टर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? जी, इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स एसेट के केस में रिपेयर नॉर्मल एरिया, ये हमारा इतना है, इसमें कभी रिस्क इतना नहीं आएगा। इसमें सिर्फ इतना आपने करना है कि एक्सपेंस की इनवॉइसेस, रिपेयर एक्सपेंस के प्रोसीजर पूछ रहे हैं। सैंपल ऑफ रिपेयर इनवॉइसेस सेलेक्ट करना है और चेक करना है उसे कि क्या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं, जैसे जिसने भी रिपेयर की है उसकी इनवॉइसेस। नेक्स्ट, अच्छा, न्यू काउंटिंग और लीगल रेगुलेशन, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी, नई रिक्वायरमेंट्स आ जाती है, लीगल रिक्वायरमेंट आ गई, नया काउंटिंग स्टैंडर्ड आ गया। क्या नई लीगल रिक्वायरमेंट हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर सकती है? काउंटिंग स्टैंडर्ड या काउंटिंग पॉलिसी तो करते ही हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हम न्यू रिक्वायरमेंट्स को रीड करेंगे, उनकी एप्लीकेशन देखेंगे प्रॉपरली, क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली उसको रिकॉर्ड किया कि नहीं किया। ठीक है, रिव्यू न्यू रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स और इंश्योर करेक्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर। रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं कि बाज़ औक़ात न्यू काउंटिंग पॉलिसी है या नया स्टैंडर्ड है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से अप्रूवल होती है कि हाँ जी हम इस डेट से इसको अडॉप्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये रिलेटेड सपोर्टिंग कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, या काउंटिंग पॉलिसी की नेचर के लिहाज से, ठीक है, उसकी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं।
सेल्स की पॉलिसी है उस लिहाज से सेल्स की रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होगी, फिक्स एसेट पॉलिसीज डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट से हो सकती है ना, कोई एसेट वाली होंगी पॉलिसी, कोई लाइबिलिटी वाली होंगी, तो उसके लिहाज से हमने डॉक्यूमेंट्स को चेक करना है। ठीक है, जैसे एक सीफएफ के क्वेश्चन में उसने बोला कि कुछ रिक्वायरमेंट है मिशन रेगुलेशंस की कि कंपनी फैक्ट्री जो पोल्यूशन इमिट करती है एनवायरनमेंट में वो एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं आगे कि सर्टेन लिमिट से धुआं ज़्यादा फिजा में नहीं फेंक सकते, लीगल रिक्वायरमेंट आगे। रिस्क क्या था हमारा, उसकी वायलेशन हो रही, उससे रिलेटेड फिर हमने डॉक्यूमेंट्स क्या चेक की, एक तो हमने वो लॉ पढ़ लिया, लिमिट्स वहाँ से निकले, फिर उसके बाद कंपनी का जो डेली प्रोडक्शन का रिकॉर्ड है इसमें वो देखा, और देखा एक प्रोडक्शन यूनिट से कितना जो है पोल्यूशन वो इमिट होती है, क्लाइंट ने कितना रिकॉर्ड किया, ये कंपेयर किया। अब ये रेगुलेशन के लिहाज से जाहिर है डॉक्यूमेंट्स हमारी और डिफरेंट होगी। तो ये समझ आई बात आपको कि जब कभी न्यू काउंटिंग रिक्वायरमेंट्स होगी या न्यू लीगल रिक्वायरमेंट्स होगी उसमें रिस्क होता है कि क्लाइंट ने उसको एडिक्वेटली अप्लाई नहीं किया होगा। नई चीज होता है, जैसे आपके सिलेबस में नया टॉपिक आ गया, रिस्क है उसमें, हर नई चीज में रिस्क है। ये बताया था ना आपको, केस स्टडी के अंदर जहां कहीं वर्ड न्यू आ जाए ना, आपने वहां पे रिस्क, न्यू प्रोडक्ट, न्यू ह्यूमन सोर्स, न्यू एम्प्लॉय, न्यू ब्रांच फॉरेन कंट्री में, न्यू काउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, न्यू सॉफ्टवेयर, ये जब कभी न्यू चीज आ जाएगी उसमें रिस्क है। आई के अपने सिलेबस में नया टॉपिक ऐड कर दिया, रिस्क है। आगे दो रिस्क है, पहला रिस्क क्या है, रिवीजन आई है ना, इस दफा टेस्टिंग का चांस ज्यादा है, अब की बार वो यूट्यूब वाले लेक्चर नहीं देंगे। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है कि हाँ आपके पास पास्ट पेपर मौजूद नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, आपको बिल्कुल नहीं पता है कि आप कैसे टेस्टिंग करेगा। ये जब 2-3 क्वेश्चन आ चुके होते हैं ना तब वो अंदाजा हो चुका होता है कि आप कैसे सोच रहे हैं, इसको कैसे टेस्ट कर रहा है, केस स्टडी बनाएगा कैसे बनाएगा वगैरह वगैरह, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके लिए रिस्क है, लेकिन आपके टीचर्स के लिए अमूमी तौर पे उसमें रिस्क हो सकता है, उन्हें पहले से पता होता है, सीफैब भी पढ़ा होता है, यहाँ पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें पता होता है पहले आईकैप टेस्टिंग सीफैब पे किस तरीके से करा, उधर चेंज करता है ना पहले अमूमी तौर पे, पहले सीफैब पे चेंज आता है उसके बाद नीचे कैफ पे चेंज आता है, ठीक है। तो आपके लिए तो नया, लेकिन बाज़ वक़्त आपके टीचर्स के लिए हो सकती है वो चीज़ नहीं ना, उन्हें पहले से अंदाजा हो, लेकिन फिर भी नई चीज़ में ये तो एग्री करते हैं ना, नया टॉपिक आ गया। उसी तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ऑडिट करते हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए कोई भी न्यू चीज़ आ गई केस स्टडी के अंदर, आपने उसमें से रिस्क आइडेंटिफाई कर देना है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की रिस्क है कोई? हाँ जी, हालांकि न्यू चीज़ जो होती है ना वो प्लस साइड पे भी जा सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हमें आपको पता है ऑडिटर, मसला पॉजिटिव चीज की तरफ हम क्यों नहीं जाते, क्योंकि अगर पॉजिटिव चीज हो जाए ना उसमें मसला नहीं होता, नेगेटिव के लिए तैयार रहना पड़ता है। चलिए जी, ये क्लियर। अच्छा, इनकम इज रिसीव्ड और एक्सपेंस, ये भी अहम, ये छोटा कंसेप्ट है, यानी सिंपल है लेकिन है अहम। इनकम इज रिसीव्ड और पेड इन एडवांस, अगर कस्टमर हमें एडवांस में पैसे दे देता है क्या रिस्क है? पैसे पहले, सिंपल। और अगर हम पेमेंट करते हैं, परचेज करते हैं और पैसे एडवांस में दे देते हैं, एक्सपेंस। तो समराइज कर रहा हूं एक सेंटेंस के अंदर, 4 सिचुएशन रख रहा हूं आपके सामने। अगर इनकम या एक्सपेंस डिस्पैच या रिसीट के अलावा, सॉरी कैश रिसीट और, स्टार्ट से कर रहा हूं, कैश रिसीट और कैश पेड, चीजों की रिसीट या डिस्पैच से पहले या बाद में हो रहा हो कैश, चीजें बाद में वसूल हुई, पेमेंट उससे पहले कर दी या बाद में कर दी, या चीजें जब डिस्पैच की पैसे पहले वसूल कर लिए या बाद में, दोनों सूरतों में रिस्क है कि आपका इनकम या एक्सपेंस सही टाइम पे रिकॉर्ड नहीं होगा। फिर से सुन लें, अगर हम चीजों को सेल कर रहे हैं और पैसे एडवांस में आ गए, क्या रिस्क है? आपने कैश बेसिस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया होगा, कैश बाद में आया, क्या रिस्क है? आपने लेट रिकॉर्ड किया होगा, ठीक है। यानी क्लाइंट कैश बेसिस पे चलना पसंद करता है, कैश बेसिस पे रिकॉर्डिंग इजी होती है, भाई कैश आया सेल रिकॉर्ड करनी है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करना, नहीं आया तो नहीं करनी। हम अक्रूवल बेसिस कैश बेसिस से ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो यहां पे क्या समझा रहा है आपको कि क्लाइंट ने इनकम या एक्सपेंस कब रिकॉर्ड किया होगा? कैश बेस पे। सेल 20 को की, कैश 10 को आ गया, 10 को सेल रिकॉर्ड कर लिया। सेल 20 को की, कैश 30 को आया,
तो ये हम अच्छा इसको ना क्वेश्चन में वो थोड़ा सा ट्रिक, इतना सिंपल नहीं रखेगा, थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा। वो कहेगा आपका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जैसे ही कोई सेल्स ऑर्डर आता है फौरी तौर पे इनकम रिकॉर्ड हो जाती है सॉफ्टवेयर में। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है? भाई अभी सेल्स ऑर्डर है, चीज डिस्पैच की नहीं, चीज आप पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड, तो थोड़ा सा ट्रिकी बनाएगा। मकसद उसका यही होगा कि सेल या परचेज जब रिकॉर्ड होनी चाहिए उस वक्त नहीं हो रही होगी, या तो पहले हो रही होगी या बाद में हो रही होगी। ठीक है, तो ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, इतनी टेक्निकल चीजों की तरफ ना जाएं। अगर उसने कहा मुझे ये मसला है, इससे रिलेटेड प्रोसीजर बताओ, हर तरह के प्रोसीजर बताएंगे, चाहे टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो चाहे सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो। फिलहाल ये कंसेप्ट लेके चलना है। देखें मैंने बाज़-औक़ात, आपको ये पता है बाज़-औक़ात मैं आपको गलत कंसेप्ट भी बता देता हूँ, आपको पता ही नहीं चलता। आपको सही कंसेप्ट का नहीं पता तो गलत का कैसे पता चलना? ये मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बाज़-औक़ात गलत, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड करने का असूल होता है। जैसे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था एश्योरेंस एंगेजमेंट और ऑडिट एंगेजमेंट समझे एक ही चीज़ है, याद है आपको ये सेंटेंस? हालांकि फ़र्क है, वो कंसेप्ट गलत था। क्यों? क्योंकि स्टार्ट था ना। अगर वहीं पे मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने बैठ जाता ना, आप उस डिफरेंस में घूम जाते। नेचर ऑफ एंगेजमेंट समझना आती है आपको क्या है, तो पहले नेचर ऑफ एंगेजमेंट समझाई, फिर उसके बाद उसको अलग अलग किया, एश्योरेंस और ऑडिट। अब हमें पता है कि एश्योरेंस का और ऑडिट एंगेजमेंट फ़र्क है। एश्योरेंस एंगेजमेंट की दो टाइप्स होती हैं, ऑडिटोरी में। उसी तरीके से बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हम इनिशियली आपको कहते हैं मिक्स कर दें। यहाँ पे अब ये भाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर में फ़र्क पूछना चाह रहे हैं, जो कि है भी, लेकिन मैं अभी आपको वो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप किस रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर बता रहे होंगे तो आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो या टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, ये दोनों ही आपने लिख देने हैं, डिफरेंशिएट न करने की जरूरत नहीं है। आई कैप की बुक में भी कुछ जगह पे उसने डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ, तो वो एक्सेप्ट है। कुछ चीज़ों के ऊपर ना थोड़ी बहुत वेरिएशन एक्सेप्टेबल होती है, एग्जाम में भी एक्सेप्टेबल होती है, सोल्यूशन में भी करता है। ठीक है, तो इतना ज्यादा, वरना मैं अगर आपसे कहूंगा ना टेस्ट ऑफ कंट्रोल सब्सटेंटिव प्रोसीजर को इधर डिफरेंशिएट करे प्रोसीजर, फिर आप हर प्रोसीजर में पहले ये सोचेंगे कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल, ये नहीं सोचेंगे कि ये रिस्क से रिलेटेड है कि नहीं, ये सोचेंगे ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है सब्सटेंटिव, वो किसी और दुनिया में निकल जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मेरे लिए क्या चीज रेलिवेंट है? ये चीज रेलिवेंट नहीं है कि जो आप लिख रहे हैं वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर। इस चैप्टर में ये चीज रेलिवेंट नहीं। इस चैप्टर में क्या चीज रेलिवेंट है कि जो आप प्रोसीजर लिख ले हैं वो रिस्क से रेलिवेंट है कि नहीं। तो सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस करें और बाकी किसी चीज के बारे में ना सोचें। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन में ना सोचें, सिर्फ 1D, वन डायरेक्शन। क्या ये प्रोसीजर जो मैं लिख रहा हूं रिस्क से रेलिवेंट है कि नहीं? हो सकता है, हो कोई भी रिस्क आपने बोला तो इसका जवाब में क्या है, हालांकि मैंने अगला सवाल नहीं सुना ना, हो सकता है जवाब दे रहा, हो सकता है, लेकिन आपने लिखना, हाँ, ओवर थिंकिंग नहीं करना। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस कराने का मकसद ये, वरना कंसेप्ट हो गया तो काफी था, प्रैक्टिस कराने का मकसद ताकि आपकी सोच को जो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लाया जा सके, उसकी ट्यूनिंग की जा सके कि आपने ये लफ्ज आया उससे ये सोचना, ये लफ्ज आया उससे ये सोचना। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में रिस्क होता है क्या? क्या रिस्क है? एसेट रीवैल्यू किया है तो पता नहीं इंटायर क्लास को किया कि नहीं, काउंटिंग ये कहती है, और उससे भी बड़ा रिवैल्यूएशन अमाउंट सही है कि नहीं, क्योंकि फेयर वैल्यू एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट होता है ना, वो कौन सा एक्चुअली एसेट सेल हो गया। अगर एसेट सेल हो गया ना तो उसकी मार्केट प्राइस 100% कंफर्म हो जाती है, हमें ये थी। अगर एसेट अभी सेल नहीं और उसकी मार्केट प्राइस आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें तो जजमेंट है इन्वॉल्व, उसमें रिस्क होता है। रिवैल्यूएशन का प्रोसीजर बहुत ही अहम है, इसको तो मार्क करें। क्या ये आपने पढ़े और समझ लिए हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम? इसमें खास तौर पे एक्सपर्ट वाला रिवैल्यूएशन जहां कहीं आया ना और आपने लफ्ज एक्सपर्ट उसमें ना लिखा, वो समझ लिया आपने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि रिवैल्यूएशन में एक्सपर्ट की इन्वॉल्वमेंट जरूरी होती है। जैसे बाकी रूटीन की चीजें आपको पता है, एंटायर क्लास रिवैल्यू हुई कि नहीं, डिस्क्लोजर दिया नहीं दिया, ठीक है, मेथड क्या था, रिवैल्यूएशन डिफरेंट मेथड होते हैं, ठीक है, डिफरेंट असम्पशन, इस्तेमाल के लिहाज से वैल्यू बदल जाती है चीज की। कोयले को आग जलाने के लिए इस्तेमाल करें और बात, और कोयले का आस्ता आस्ता कुछ उसमें प्रेशर डालें, बाद में कुछ सालों के बाद, 100 सालों के बाद वो हीरा बन जाता है, वो यूज अलग है। समझते हैं ना चीज की वैल्यू उसके यूज के, ये मेथोडोलॉजी है, ये प्रैक्टिस में जाके आप सीखेंगे। एक ही चीज की वैल्यू उसके यूज के लिहाज से। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा तो है आपने,
तो इस लिहाज से हमने मेथड देखना है कि किस मेथड के मुताबिक वैल्यूएशन हो रही है, रीजनेबल है कि नहीं। बहरहाल बाकी बातें छोड़े, रीवैल्यूएशन आई, एक्सपर्ट को जरूर आपने लिखना है। डन जी? जी जी, सब्जेक्टिविटी लिखा हुआ है थर्ड लाइन में, सब्जेक्टिव। अच्छा पहले मुझे बताया डेफिनेट भी लिखा हुआ है, डेफिनेट समझ आ गया? अच्छा, मुश्किल समझ आ गया आपको। रीवैल्यूएशन में डेफिनेट का इंपैक्ट होता है, ये आपको पता है? फिर क्या? अच्छा, हमारे जमाने ये हिसाब लगा है, हमारे जमाने सीफैब में होता था ना, अब जो उसने कैफ में डाल दिया सारा, ये सारे डेफिनेट कैफ लेवल पे हमें पता ही नहीं होता था डेफिनेट है क्या बोला। अच्छा बहरहाल चलिए, अच्छी बात है, सीख लिया आपने तो अच्छी बात है। अच्छा अब दूसरे सब्जेक्ट एक होता है ऑब्जेक्टिविटी, एक होता है सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सुने, इस भाई के दो हाथ हैं, ये ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं जो आप आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। इस भाई के दो हाथ, ये क्या है? ऑब्जेक्टिव। ये भाई बहुत नेक इंसान है, ये क्या है? सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन। सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना मुश्किल होता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो हमारे ऑडिट का असूल है, जो ऐसी वैल्यूज जो पास्ट पे बेस कर रही है, हिस्टोरिकल अमाउंट्स हैं, एक्सपेंस है, इनकर हो चुका है, वो ऑब्जेक्टिव है, उसको वेरीफाई करना आसान है। और सारी ऐसी वैल्यूज जो फ्यूचर पे बेस कर रही है, जिनमें हम फ्यूचर को एस्टिमेट्स या जज कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करना मुश्किल है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात उन्होंने की थी इसमें डेवलपमेंट कास्ट में, क्या था वो? फिजिबिलिटी फॉरकास्ट, वो वेरीफाई करना मुश्किल है। रीवैल्यूएशन मार्केट में, अब ये रीवैल्यूएशन में बेसिकली आप क्या कर रहे होते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है, दूसरे लफ्जों में जब इसको हम बेचेंगे, अगर हम इसको आज बेचे तो ये कितने में एसेट बिकेगा, मतलब एक ये भी कंसीडरेशन होती है। तो ये अभी बिका तो नहीं ना, बिक जाए एसेट, आपको कंफर्म पता चल गया इसकी सेल प्राइस क्या है, ये बिका नहीं है, उसकी रीवैल्यूएशन ये क्या है? सब्जेक्टिव है। इसी तरह इन्वेंट्री की एनआरवी, उसमें भी क्या आता है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एक्चुअल नहीं क्योंकि सेल ही नहीं हुआ, एस्टिमेटेड, वो क्या है? सब्जेक्टिविटी। तो सब्जेक्टिविटी का लफ्ज लिख लें। सब्जेक्टिविटी हर उस इंफॉर्मेशन, सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन से मुराद हर वो इंफॉर्मेशन है जिसको एक्यूरेटली हम वेरीफाई नहीं कर सकते। ये लफ्ज आप किस किस एरिया में यूज कर सकते हैं भला बताइए? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर वारंटी, एनआरवी, रीवैल्यूएशन, जिससे जजमेंट हो, कैश फ्लो फॉर कॉस्ट। सब्जेक्टिविटी समझ आ गया? हाँ, कोई लफ्ज है तो मैंने डिटेल में इसको डिस्कस किया है, कोई मकसद है, कोई इसमें चीज है, इस वजह से डिटेल में डिस्कस किया है, इसको आपने नोट करना है और इसको फिर यूज भी करना है अपनी ड्राफ्टिंग में। एनुअल ग्रोथ ऑफ सेल, अच्छा ये जी बात है, सेल पिछले साल के साथ यूजुअली हाई है तो रिस्क क्या है? और लेकिन कम है तो फिर क्या रिस्क है? पिछले साल की निस्बत सेल्स कम है इस साल, क्या रिस्क है बताइए? वैल्यूएशन, हाँ, इंक्रीज इन सेल का रिस्क सेल में है, डिक्रीज इन सेल का रिस्क सेल्स में नहीं है, इन्वेंट्री में, फिक्स एसेट में है, अगर कोई इंटेंजिबल है उसमें है। ठीक है, ये प्रोसीजर तो आसान थे, पढ़े आपने? इजी थे ना ये सारे, इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक, रिकॉर्डेड अमाउंट चेक करते हैं, उसके साथ गुड डिस्पैच नोट चेक करते हैं, बस ये 2-3 प्रोसीजर। क्लियर? पढ़े है ना आपने? सिर्फ नहीं सारे नहीं, सिर्फ अकरेंस ऑफ सेल्स के आपने सारे लिख दिए, सारे पढ़ लिए, कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ना अच्छी बात है। यहाँ पे वैसे सिर्फ अकरेंस ऑफ सेल लिख ले, मेरी गलती है मुझे, लेकिन अब मुझे खुशी इस बात की है कि आपने मेरी गलती आइडेंटिफाई कर ली। इसका मतलब है कंसेप्ट ठीक है। यहाँ पे मुझे सारा सेल्स नहीं, क्योंकि सेल्स के सारे प्रोसीजर थोड़ी आ जाएंगे भाई, जहां पे रिस्क है उसी पे फोकस करना है कि हर प्रोसीजर पे फोकस करना है। शाबाश, ये किसने आइडेंटिफाई किया था यहाँ पे अकरेंस ऑफ सेल होना चाहिए? शाबाश, गुड गुड गुड। 50 रुपए नाम लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है? चलिए, ये समझ आ गया अकरेंस ऑफ सेल। रिस्क जहां पे है, रिस्क तो सेल्स में सारे नहीं, अकरेंस है। फिर डिक्लाइन इन सेल, अच्छा डिक्लाइन इन सेल तो पहले हम पढ़ चुके हैं, दोबारा क्यों बता रहा है? हाँ, वो था हमारा डिक्लाइन इन इन्वेंट्री का। अब फिक्स एसेट का आ गया, इसका मतलब है तीसरी दफा फिर आएगा इंटेंजिबल एसेट्स में, वो शायद आ चुका है, हाँ वो आ चुका है।
तो डिक्लाइन इन सेल क्या, इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी, ठीक है, इंपेयरमेंट। अच्छा, और किस किस इंफॉर्मेशन से इंडिकेट होता है कि इंपेयरमेंट है? नंबर 1, डिस्ट्रॉयड और अनयूज्ड और अंडर यूटिलाइज फिक्स एसेट। पता चले फिक्स एसेट जो ऑपरेटिंग कैपेसिटी से बहुत कम, एक केस स्टडी में उसने कहा आग लगी मशीनरी को, उसकी 30% ऑपरेटिंग कैपेसिटी कम हो गई है, क्या रिस्क है? इंपेयरमेंट हो गई, ठीक है। ये इंडिकेशंस क्या ले, इंडिकेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी इंडिकेशन फॉर इंपेयरमेंट पढ़ी हुई है अकाउंटिंग में, वो सारी फिट कर दे। ये एग्जांपल छोड़े सारे, वैसे कहता है ये भी पढ़ लें, क्योंकि अकाउंट ऑडिट के पेपर में कुछ स्पेसिफिक केसेस को वो ज्यादा टेस्ट करता है, वो ये है जो आपके सामने रखेंगे। वरना यहाँ पे जो आपने इंडिकेशन इंपेयरमेंट की अकाउंटिंग में पढ़ी है वो भी बिल्कुल ठीक है, एग्जाम में उनमें से कोई भी सिचुएशन आ जाए। अच्छा, ये मुझे बताइए क्या अकाउंटिंग में ये है ये चीज कि ऐसा डिस्ट्रॉय हो गया तो इंपेयरमेंट है? ये अच्छा है। फॉल्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ये है कि प्रोडक्शन के अंदर आपके जो मशीनरी में उसने जो प्रोडक्ट बनाना शुरू की उसमें मसले मसाइल डिफेक्ट आ रहे हैं, मशीनरी की आउटपुट में डिफेक्ट हो तो ये मशीनरी इसका मतलब है खराब है, इंपेयरमेंट, ये इंडिकेशन है अकाउंटिंग में। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेंटरीज कैंसल्ड और कस्टमर गोज बैंकरप्ट। कौन सा कस्टमर? ये हर कस्टमर नहीं कह रहा, स्पेशलाइज्ड कस्टमर। बात कुछ कस्टमर हमारे ऐसे होते हैं कि हम उनके लिए खास तौर पे मशीनरी मंगवाते हैं, कुछ खास किस्म की प्रोडक्ट उन्हीं के लिए होते हैं। हमारे रूटीन के कस्टमर होते हैं कोई बड़े, सम टाइम बड़ा कस्टमर है, रूटीन में अपनी बाइंग हमसे कर रहा है और उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमने उसके लिए खास तौर पे मशीनरी मंगवाई है, उसी के लिए इन्वेंट्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब क्या अगर वो कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए तो हाँ जी, हमारी प्रोडक्ट सेल, इन्वेंट्री भी गई। भाई गोइंग कंसर्न की तरफ आते हैं, उधर जंप लगा लो पहले स्पेसिफिक एरिया, तो बाद में जनरल की तरफ जाते हैं ना, ओवरऑल की तरफ जाते हैं। तो इन्वेंट्री, फिर उसके बाद फिक्स एसेट की इंपेयरमेंट में भी रिस्क आएगा, ठीक है, इंटेंजिबल में भी। और अगर वो हमारा मेजर कस्टमर था, मतलब लार्जेस्ट कस्टमर था, ऐसा कस्टमर जिसको 30% 40% सेल का एक ही कस्टमर को कर रहे हो, तो फिर गोइंग कंसर्न का भी रिस्क राइज होगा। लेकिन वो एंड में करना है, बाद में, पहले स्पेसिफिक रिस्क को डिस्कस कर लें। हाँ, क्वेश्चन में अगर इंश्योरेंस वगैरह उसने बोले कि करवाई हुई है, फिर आपका गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं आएगा, लेकिन उसकी जगह पे एक और रिस्क आएगा। वो क्या? हाँ, रिसीवेबल फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, उसकी रिकॉग्निशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वो हमने उसी वक्त रिसीवेबल रिकॉर्ड करना होता है इंश्योरेंस कंपनी से जब वो वर्चुअली सर्टन हो। और वर्चुअली सर्टन कब होता है? जब इंश्योरेंस कंपनी वाले लेटर लिख के कहते हैं सर आपका क्लेम अप्रूव हो चुका है, अनकरीब हम आपको इस अमाउंट का चेक दे देंगे। वो लेटर जब हमारे पास आता है ना, वो वर्चुअली सर्टन होता है। उससे पहले जब इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है ना, इंश्योरेंस कंपनी वाले कहीं पे नुकसान होता है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि नहीं करते? इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में याद रखे वर्चुअली सर्टन नहीं है, क्लाइंट फौरी तौर पे रिकॉर्ड कर लिया करता है रिसीवेबल। हमने कहा ना, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होगी, जब तक फैसला नहीं आएगा एग्जैक्ट इंश्योरेंस कंपनी वाले कितने रेडी है, रिसीवेबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। डन जी, ये इंपेयरमेंट ऑफ मशीनरी समझ आ गया आपको? इसके प्रोसीजर समझ आ गए? एक्सपर्ट की क्यों जरूरत पड़ेगी हमें? करंट वैल्यू चेक करें, शाबाश। इंपेयरमेंट में वैल्यू भी चेक करते हैं? अच्छा, ओके। और क्या क्या यूज होता है इंपेयरमेंट में? फेयर वैल्यू और फ्यूचर के कैश फ्लोज भी होते हैं। इस फ्यूचर के कैश फ्लो, तो इसका मतलब इसमें भी सब्जेक्टिविटी आ गई। चल, प्रोसीजर के साथ कंफर्टेबल है? आगे चलते हैं। इन्वेंटरीज हेल्ड एट वेरियस लोकेशन, इन्वेंटरी बहुत सी लोकेशन पे है, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, इसको सेम टाइम में अकाउंट ने, एक छोटा सा मैं आपको फ्रॉड बताता हूँ, ये रियल फ्रॉड है जो हुआ। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि इन्वेंटरी जब बहुत सी लोकेशन पे पड़ी होती है, या जब इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के पास पड़ी होती है, तो हम क्यों कहते हैं इसमें रिस्क है। क्लाइंट की इन्वेंटरी थी, फर्स्ट कीजिए, थोड़ा सा फैक्ट्स को सिंपल कर रहा हूँ, 10 लोकेशन में पड़ी थी। ऑडिटर ने कहा 10 पे नहीं 6 पे स्टॉक काउंट करूंगा मैं। क्लाइंट ने कहा सर ठीक है। अब वो डिफरेंट सिटीज में थे ना लोकेशन, वेयर हाउस, वो एक ही सिटी में थोड़ी होते हैं। वो असल में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मकसद ये होता है कि अगर हमारे कस्टमर पूरे पाकिस्तान में है ना,
तो बजाय ये कि हम सिर्फ एक कराची में फॉर एग्जांपल अपना वेयर हाउस रखें, हम पूरे हर प्रोविंस के अंदर एक कम से कम एक लोकेशन के ऊपर या 2-3 लोकेशन के ऊपर रखें, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी बचे। जो कस्टमर हो उसको वहाँ के जो करीबी वेयर हाउस है वहाँ से शिपमेंट जाए। मकसद ये होता है असल में, गुड पर्पस ये होता है। लेकिन जब हमारे ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना है, ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडिट आइडेंटिफाई करना है ना। ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए होता है कि हम एट द सेम टाइम सारे वेयर हाउस का ऑडिट नहीं कर सकते, हमारे पास प्रैक्टिकली इतनी ज्यादा टीम नहीं होती। तो क्लाइंट से उस ऑडिटर ने और क्लाइंट के दरमियान मैनेजमेंट क्या हुई, क्लाइंट ने कहा सर आप हमें बताइए कि कल आपने किस वाले स्टॉक को वेरीफाई करना है, ताकि हम आप, क्योंकि वो स्टॉक ना बड़ी दूर दूर लोकेशन पे है, वो आप खुद से जाएंगे ना गुम हो जाएंगे, नया शहर होगा आपके लिए तो प्रॉब्लम होगी। हम आपको गाड़ी देंगे, गाड़ी के साथ ड्राइवर होगा, वो एग्जैक्टली आपको आपके होटल से उठाएगा और उस लोकेशन पे जहाँ पे स्टॉक काउंट करना है पहुंचा देगा, स्टॉक काउंट कीजिएगा, चले आइएगा। ऑडिटर ने ऐसे ही किया। हम पूछा हाँ सर सुबह ड्राइवर भेज देंगे, कल किधर जाना है? उन्होंने कहा जी कल मैंने इस स्टॉक की, इस वेयर हाउस की वेरिफिकेशन करनी है। ड्राइवर भेजा, उधर गया, स्टॉक पूरा। अगले दिन किधर जाना है सर? इस जगह जाना है। ड्राइवर ने कहा ठीक है सर सुबह 9 बजे आ जाऊंगा। अगले दिन ड्राइवर आया, स्टॉक काउंट हुआ दूसरी लोकेशन का, सारा पूरा वापस। जब ऑडिट हो गया उसके बाद पता चला कि कंपनी ने शो किए थे फॉर एग्जांपल 1 लाख यूनिट, असल में कंपनी के पास यूनिट 10,000 थे। 1 लाख कैसे शो किए? करते क्या थे? तरीका वारदात क्या था? ऑडिटर से पूछते थे कल आपने किस जगह, स्टॉक वही होता था एक जैसा। ऑडिटर से पूछते थे हाँ जी कल किस, ऑडिटर बता दिया। अब जब बता दिया तो वो प्रिडिक्टेबल हो गया प्रोसीजर। क्लाइंट रातों रात सारा स्टॉक उधर शिफ्ट कर दिया करता था। एक ही स्टॉक उसने 6 दफा चेक कर लिया, 20 दफा भी चेक करना था ना वो इसी तरह करवा देता। आपके ख्याल में छोटी सी केस स्टडी के अंदर ऑडिटर ने क्या गलती की, और अगर आप ऑडिटर होते तो उस गलती को अवॉइड करने के लिए क्या करते? गलती क्या की उसने? पहले से बता दिया भाई अपने प्रोसीजर अनप्रेडिक्टेबल रखो। हाँ छापा मारने से पहले फोन करके थोड़ी बताना है। वो जो चर्च उधर बेच भी रहे थे वो जाएंगे उधर कवाली हो रही होगी, ये लो भाई ये, तो वो तो आपको बताए बगैर छापा मारना। आप क्या करते? आप क्या करते ऐसी सिचुएशन में? बताते नहीं, या और क्या करते? या क्लाइंट से कहते अच्छा कल आ जाओ, कल मैं भी तुम्हें उधर उस ऑन द स्पॉट बताऊंगा हमने किधर जाना है। और क्या कर सकते थे? हाँ बताते किसी और जगह, अगले दिन कहते प्लान रिवाइज हो गया चलो किसी हो जाए, ये भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। ठीक है, और क्या? साइमल्टेनियसली हर जगह स्टॉक काउंट करवा लेते अगर आपके पास स्टाफ होता। एक और भी प्रोसीजर है, क्या? जो चीज स्टॉक काउंट करे ना उसके ऊपर मार्क कर दे, कोई पक्का मार्कर से ना, ताकि वही चीज दोबारा आए पहचान ले। तो ये कुछ मुख्तलिफ तरीके, कोई एक ही तरीका नहीं है, मुख्तलिफ तरीके हैं। डिपेंड करता है हमारे रिसोर्सेज के ऊपर, उस वक्त के हालात के मुताबिक कि कैसे हमने क्या मेथड अडॉप्ट करना है। लेकिन याद रखिए कोई भी मसला है ना, दुनिया का कोई भी मसला है, दुनिया का कोई ऐसा ताला नहीं है जिसके अल्लाह ताला ने चाबी ना बनाई हो। दुनिया का कोई मसला नहीं है जिसका हल ना हो। तो आपको ऑडिट में कभी कोई भी प्रॉब्लम है ना, सोचें उसका कोई ना कोई हल जरूर होता है। नई प्रॉब्लम्स आती हैं, सोल्यूशन भी नहीं आते हैं। सर यूज ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर, ठीक है, हाँ जी, यूज ऑफ कंपोनेंट ऑडिटर भी बिल्कुल रेलिवेंट है यहाँ पे। तो ये अब आपको समझ आया, एग्जिस्टिंग इन्वेंटरी, अगर इन्वेंटरी बहुत सी लोकेशन पे हो या थर्ड पार्टी के पास हो तो हमारे लिए चूंकि वो वेरियस लोकेशन पे है, वेरीफाई करना मुश्किल होता है। अच्छा, इसमें एक और भी प्रोसीजर होता है, प्रॉब्लम आती है इन्वेंटरी में। स्टॉक काउंट किया तो सही आपने, था भी एक ही लोकेशन पे, स्टॉक सारे का सारा एक ही लोकेशन पे है, स्टॉक काउंट किया भी, लेकिन ये रेंट पे नहीं किया किसी वजह से। हम उस वजह की तरफ नहीं जाते क्या वजह हुई होगी, हम मसले की तरफ जाते हैं। वो 31 दिसंबर की बजाय स्टॉक काउंट किया होगा 15 दिसंबर या 15 जनवरी। अब क्या करना? क्या 15 जनवरी का स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट में शो करवा दें? कट ऑफ टेस्ट क्या करना? हाँ जी, 15 जनवरी से 31 दिसंबर के स्टॉक की तरफ आए। 31 दिसंबर का स्टॉक एस्टिमेट करें। कैसे करेंगे? हाँ जी, दरमियान की सेल परचेज है उनको रिवर्स कर दें। सिंपल कंसेप्ट ये, आगे और भी है कि वो कहता है सेल्स को रिवर्स कर दिया, ये भी चेक कैसे करोगे कि सेल वही है जो क्लाइंट ने बताई है? ये कैसे चेक करेंगे सेल ठीक है कि नहीं? क्लाइंट ने कहा 15 दिन की सेल ये है। अकाउंटिंग में तो सिर्फ एडलेस करते हैं ना, अकाउंटिंग में प्रॉब्लम होती है, मुझे याद है हमारे जमाने में होती थी कि स्टॉक काउंट के क्या कहता था, ये बैलेंस शीट डेट का स्टॉक काउंट कैलकुलेट करो। तो रिवर्स करके हम बैलेंस शीट डेट का कैलकुलेट कर लेंगे स्टॉक क्या है। कट ऑफ टेस्ट यूज कर सकते और वो उसके डिटेल प्रोसीजर आएंगे। मेन प्रॉब्लम का हल बता दिया आपको, क्या कर सकते हैं इसमें।
रिवर्स वर्किंग करनी है, या अगर 15 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जाना है तो क्या करना है, स्ट्रेट वर्किंग करनी है। नेक्स्ट प्रीडिसेसर आर्ट, अच्छा ये जी जी नहीं कंप्लीटनेस ऑफ इन्वेंट्री ठीक है कि सारी इन्वेंट्री वेरीफाई करना मुश्किल होगा ना कि इन्वेंट्री कंप्लीट है कि नहीं है, या एग्जिस्टेंस कर ले आप, सिर्फ एग्जिस्टेंस लिख ले, एग्जिस्टेंस के साथ कंफर्टेबल है, हाँ हेडिंग में भी सिर्फ एग्जिस्टेंस ही लिखा हुआ है। कंप्लीटनेस अगर आप उसके साथ एग्री नहीं करते तो उसको काट दें, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम इसमें एग्जिस्टेंस ही किया कि क्या इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। नेक्स्ट पेंडिंग लिटिगेशन कंटीजेंट लायबिलिटी, ये तो शायद गालबन हमने कल बात कर ली थी, ये लिटिगेशन लीगल केसेस की, जब वो हमने बात की थी प्रोविजन के डिस्क्लोजर, ये मेरा ख्याल है कल जो क्विज हो रहा था ना उसके दरमियान में कोई क्वेश्चन था। अगर क्लाइंट के खिलाफ कोई लीगल केस पेंडिंग है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, बिल्कुल क्या प्रॉब्लम है, प्रोविजन सही रिकॉर्ड, क्योंकि जब कभी पेंडिंग केस होता है हमने सबसे अहम चीज ये डिसाइड करनी होती है कि इसका डिस्क्लोजर आएगा कि प्रोविजन आएगी, और ये फैसला किस पे डिपेंड करता है, आउटलुक प्रोबेबल और मेजरेबल है कि नहीं। ये मुश्किल अल्फाज है, आउटलुक प्रोबेबल और मेजरेबल है कि नहीं। आसान अल्फाज क्या है भाई, इस बात पे डिपेंड करता है कि हम केस जीतेंगे क्या हारेंगे, हारेंगे प्रोविजन रिकॉर्ड करो, जीत जाएंगे डिस्क्लोज करो। तो ये प्रोविजन या डिस्क्लोजर का मसला होता है लीगल केस में, क्या करना है। बाज़ औक़ात क्लाइंट केस हारा होता है और कहता है नहीं सर जी डिस्क्लोज करेंगे, प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करने, हमारे ख्याल में हम केस जीत जाएंगे, वकील कह रहा है केस हार जाएंगे, सीएफओ कह रहा है नहीं सर हम जीत जाएंगे। प्रोविजन रिकॉर्ड होनी चाहिए, डिस्क्लोजर प्रोविजन होनी चाहिए, ठीक है, वकील ज्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन है इस इशू में, ठीक। अच्छा ये आगे बता रहा है केसेस कौन कौन से हो सकते, केसेस कोई से भी हो एग्जाम में, वो कोई भी केस का, डिसमिसल ऑफ स्टाफ, एक्सीडेंट हो गया है, एनवायरमेंट डैमेज हो गया वगैरह, कोई भी अगर क्लाइंट के खिलाफ केस चल रहा है तो क्या करना चाहिए, उसकी एडिक्वेट प्रोविजन डिस्क्लोजर डन। अच्छा मुझे बताइए अगर ये रेंट पे केस हार रहे थे, ये रेंट के अभी ऑडिट चल रहा है, ये रेंट के बाद फैसला हुआ और हम केस जीत गए, प्रोविजन बैलेंस शीट डेट पे सेम रहनी चाहिए जो पहले थी, कि अब इसको रिवाइज हो जाना चाहिए डिसीजन की रोशनी में, रिवाइज हो, ये सूल याद रखिएगा। ये तीन चीजें हैं जिनको हम एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं, एक है सेल ऑफ इन्वेंट्री बिलो कॉस्ट, इसके अलावा है डिसीजन ऑफ लीगल केस और बैंकरप्सी ऑफ डेटर। ये तीन तरह की ट्रांजैक्शन ये रेंट के बाद भी हो ना, हम इसे ये रेंट पे एडजस्ट करते हैं। कौन सी तीन तरह की ट्रांजैक्शन, इन्वेंट्री का एनआरवी कॉस्ट से कम पे सेल होना, और लीगल केस का फैसला होना, और नेक्स्ट प्रीडिसेसर ऑडिटर चाहता था, ये प्रोविजन कंटीजेंसी के प्रोसीजर पढ़े आपने। अच्छा इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा, गालिबन वहां पे प्रोविजन के प्रोसीजर अलग होंगे, कंटीजेंसी के प्रोसीजर अलग होंगे, ऐसा ही है, आपने इनको अलग अलग ट्रीट नहीं करना। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया ना दोनों में फर्क क्या है, कौन सा प्रोसीजर किधर आएगा, आप गलत साइड में जा रहे हैं। चाहे जब आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा एक तरह के प्रोसीजर मिलते जुलते हैं ना, तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में आप कोई से भी प्रोविजन के प्रोसीजर भी लिख दें केस स्टडी में, या कंटीजेंसी के भी लिख दें, या मिक्स करके भी लिख दें, वो चलेगा, गुड है, क्योंकि प्रोविजन और कंटीजेंसी में बाय नेचर फर्क नहीं है। वही लीगल केस प्रोविजन में आ सकता है, वही लीगल केस कंटीजेंसी में आ सकता है, समझ रहे हैं। तो प्रोविजन या कंटीजेंसी के केस स्टडी में प्रोसीजर लिखते हुए प्रोविजन और कंटीजेंसी को डिफरेंशिएट करने की जरूरत, प्रोसीजर बताते हुए, ठीक है। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आए तो हम दोनों को फर्क करते हैं, प्रोविजन अलग और कंटीजेंसी अलग, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के प्रोसीजर मिक्स करके हम लिखते हैं। इसलिए मैंने सिर्फ प्रोविजन या सिर्फ कंटीजेंसी नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ है, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। नेक्स्ट, प्रीडिसेसर राइटर डिड नॉट विश टू बी रीअपॉइंटेड, प्रीडिसेसर राइटर दोबारा अपॉइंट नहीं होना चाहता, क्या प्रॉब्लम है, कोई डिसएग्रीमेंट होगा, स्कोप लिमिटेशन होगी, बिल्कुल इस वजह से। तो क्या करना है प्रोसीजर में, हमने मैनेजमेंट से भी पूछना है, प्रीडिसेसर राइटर से भी पूछना। रिस्ट्रिक्टेड टाइम शेड्यूल, क्लाइंट ने शेड्यूल टाइम कम दिया है,
क्या रिस्क है इसमें? क्लाइंट ने नॉर्मली हमें 3 महीने चाहिए होते हैं, क्लाइंट कह रहा है सर 2 महीने में ऑडिट कंप्लीट करें। सही तरह सारे रिकॉर्ड नहीं चेक कर पाएंगे। थोड़ा सा रिफ्रेश कर रहा हूं, हम सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या करना चाहिए? इंटरिम ऑडिट कर सकते हैं, क्लाइंट से डेडलाइन एक्सटेंड करने को कह सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल भी करके कहीं हमने कोई जल्दी में कोई प्रोसीजर स्किप तो नहीं किया। और अगर आप समझते हैं कि भाई इतने कम टाइम में हम कर ही नहीं सकते, हाँ जी, नेक्स्ट। अच्छा, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये जरा इसको पढ़े, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन सारी इंफॉर्मेशन का इफेक्ट एक ही है, क्या? आपकी इन्वेंट्री राइट डाउन होगी एनआरवी पे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस या सेल प्राइस डिक्रीजेस? बताइए, इन्वेंट्री की एनआरवी इफेक्ट हुई, डिमांड डिक्रीज हो गई है, इन्वेंट्री राइट डाउन टू एनआरवी होगी। प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, इन्वेंट्री ऐसी है उसमें डिफेक्ट है, डिफेक्टिव इन्वेंट्री है, क्या इन्वेंट्री राइट डाउन टू एनआरवी होगी? इन्वेंट्री फिजिकली डैमेज हुई, राइट डाउन टू एनआरवी होगी क्या? न्यू प्रोडक्ट्स कंपैरेटर ने लॉन्च की या कंपनी ने की और वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बेहतर है, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की इन्वेंट्री क्या होगी? राइट डाउन टू एनआरवी होगी, क्योंकि उसकी एनआरवी कम हो गई है। सारे केस में लॉन्ग स्टैंडिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने अरसे से 6 महीने से पड़ी हुई है, इन्वेंट्री बिक नहीं रही, ऑब्सोलीट हो गई, राइट डाउन टू एनआरवी। टेक्नोलॉजी या फैशन बेस्ड इन्वेंट्री और टेक्नोलॉजी या फैशन चेंज हो गया क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इंक्रीज। टर्नओवर रेशियो पता है क्या होती है? हाँ जी, डेटर्स डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 360। ये फार्मूला सारे लिखे भी हुए हैं। चलिए इसी बहाने जरा एक दफा फार्मूला को पढ़ लेते हैं, इसी बहाने। वो ये बल्कि 2-3 रह गए हैं, ये कर ही लेते हैं, इसको निपटा लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड इन्वेंट्री इज कैंसल्ड, आवर कस्टमर गोज बैंकरप्ट। याद है क्या होता है इससे? स्पेशल कस्टमर के इन्वेंट्री बनाई, वो बैंकरप्ट हो गया, इन्वेंट्री हमारे किसी काम की नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो इन्वेंट्री राइट डाउन हो जाएगी। अच्छा, यही पॉइंट फिक्स एसेट में भी था, तो फर्क क्या हुआ? अगर आप उस पर्सन के लिए स्पेशल ऑर्डर के ऊपर सिर्फ स्पेशलाइज्ड मशीन नहीं है, भाई हम बेकरी बना रहे हैं, कस्टमर ने आके कहा कि सर मैंने एक केक खरीदना है, हमने कहा ठीक है, उसने कहा सर केक के ऊपर लिखवा दीजिए हैप्पी बर्थडे डियर फ्रेंड असलम, हमने लिख दिया असलम। थोड़ी देर बाद फोन करके कहने लगा मेरा असलम से झगड़ा हो गया, मैंने केक नहीं खरीदना। इसका इफेक्ट क्या हुआ? केक राइट डाउन टू एनआरवी पे आ गया। अब ये केक आप आम कस्टमर को नहीं, क्योंकि कस्टमाइज था, स्पेशल कस्टमर के लिए था। ठीक है, तो सारा चेंजेस करनी पड़ेगी, ऊपर सारी क्रीम उतारनी पड़ेगी, उसके वो अलग एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। राइट डाउन टू एनआरवी तो हो गया, नुकसान हो गया मैं उसमें। उसी तरह बाज़ वक़्त कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो हमसे रूटीन में बाइंग करते हैं, लेकिन उनकी बाइंग की नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है, तो हम अगर उनके लिए, ठीक है, इन ड्राइव कंपनी उबर कंपनी के लिए, हम गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है, इन लोगों के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उन्होंने कहा सर हर महीने 10 गाड़ियां चाहिए, लेकिन हमारी स्पेसिफिकेशन ये है कि उसमें इस तरह का सिस्टम हो, एक तो कॉस्ट कम हो, प्रोफेशनल है और यूज़ करना है हमने, कमर्शियल यूज़ करना है, और दूसरे इसमें सिक्योरिटी मेजर आम गाड़ी की निस्बत कुछ ज़्यादा हो, और कुछ दूसरी कस्टमाइजेशन करवाई उन्होंने अपनी नीड्स को सामने रखते हुए। करवा सकते हैं ना। अब ये गाड़ी आम, जैसे मिलिट्री जब गाड़ियां बनवाती है ना, गाड़ियां बनाने वाली कंपनी से, वो आम गाड़ी की निस्बत डिफरेंट होती है, वो गाड़ी आम लोगों को दे नहीं सकते हैं, वो चला भी नहीं सकते। तो अगर इस तरह का कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्डर था और वो पता चला कि कैंसिल हो गया, अब हमने जो इन्वेंट्री उनके लिए ऑलरेडी बना के रखी है वो तो एनआरवी राइट डाउन तो गई, अब जो इक्विपमेंट जो इस इन्वेंट्री को बनाने के लिए यूज होता था वो भी तो गया ना, क्योंकि अब उसने इस्तेमाल नहीं होना, आम कस्टमर को थोड़ी सेल कर सकते हैं। तो इसलिए जहां कहीं स्पेशलाइज्ड कस्टमर, कस्टमाइज्ड ऑर्डर, ये वाले अल्फाज इस्तेमाल करें ना, समझ लीजिएगा ये कस्टमर गया ना तो हम इसकी इन्वेंट्री को रेगुलर प्राइस पे सेल नहीं कर सकेंगे। ये कस्टमर हाथ से गया तो फिर हम फिक्स एसेट्स को हम यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे। इसलिए दोनों जगह पे रिस्क आया, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री डन, और प्रोसीजर वही है जो पहले। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के प्रोसीजर पढ़े कि नहीं पढ़े? समझ उसमें एजिंग रिपोर्ट समझ आ गई क्या है?
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में अगर एजिंग रिपोर्ट नहीं ना लिखा आपने, जैसे रीवैल्यूएशन में एक्सपर्ट नहीं, रीवैल्यूएशन एक्सपर्ट लिखना लाजमी है, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में एजिंग रिपोर्ट, सेल प्राइस चेक करना, फिजिकल कंडीशन देखना, ये चीज जरूरी है। कट ऑफ का कंसेप्ट, कट ऑफ का कंसेप्ट ही बताया था, ऐसे लाइन लगा के समझाया था। दो जगह कट ऑफ कर रहे हैं नहीं, असल में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक कंसेप्ट दो जगह पे इस्तेमाल हो रहा होता है, इसका ये मतलब नहीं है वो दो दफ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल, हमने, लेकिन आपको 2 मिनट एक्स्ट्रा मुझे देने पड़ेंगे इस एग्जांपल के बाद, 3 मिनट एक्स्ट्रा देंगे। हमने ये स्टडी किया था कि एक्सेप्टेंस के स्टेज पे चैप्टर 5 में प्रोफेशनल क्लियरेंस लेटर सेंड करना है, किस लिए? इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक्सेप्टेंस, ओके। हमने चैप्टर 9 में एडिशनल प्लानिंग कंसीडरेशन में भी ये पढ़ा था कि ओपनिंग बैलेंसेस को वेरीफाई करने के लिए प्रीडिसेसर आइटर से कॉन्टैक्ट करना है, ऐसा ही है। अब आपको पढ़ के शायद ये जहन में कंसेप्ट बैठ रहा हो कि हम प्रीडिसेसर आइटर को 2 दफा कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। एक था चैप्टर 5 में, हालांकि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, एक ही दफा में दोनों चीजें मांग लेते हैं उससे, कोई रीजन भी है वो भी, और हम उससे कहते हैं कि हाँ कोई अगर उससे उस वक्त क्या लेते हैं कि सर अगर एक्सेप्ट हुआ ना तो हम आपसे वर्किंग पेपर भी मांग लेंगे, आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? वो कहेंगे ठीक, कोई इतराज नहीं। तो प्रैक्टिस में बाज़ औक़ात वो चीज़ें इकट्ठी चल रही होती हैं, ठीक है, लेकिन आप अलग अलग पढ़ रहे होते हैं। अब आपको एक और, वैसे आप कम्प्लेक्स ना हो जाए कहीं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल और सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलग अलग है ना। प्रैक्टिस में बाज़ औक़ात हम एक ही वक्त में दोनों परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक ही वक्त। आपको लग रहा होगा पहले सारे टेस्ट ऑफ, पहले सारा रिस्क असेसमेंट, थ्योरेटिकली ये कंसेप्ट में बैठता है, पहले सारे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होंगे, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल होंगे, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर होंगे। कंसेप्चुअली यही जहन में बैठता है, लेकिन प्रैक्टिकली हम कहते हैं भाई जो जब हो रहा है ना करने तो सारे हैं, वही परफॉर्म करना है। तो बाज़ औक़ात हम साइमल्टेनियसली भी कर रहे हैं, उसे डुअल पर्पस टेस्ट कहते हैं हम, जब आप एक ही वक्त में टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी परफॉर्म कर रहे हो, एक तीर से दो शिकार। सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी प्रैक्टिस में ऐसे होता है। बहरहाल भी प्रैक्टिस की बातें इसको छोड़े, वापिस तो ये बात आपको समझ आ गई। वहां पे अगर कट ऑफ टेस्ट उसने शायद स्टूडेंट ने कहा कि सर 2 जगह पे इस्तेमाल हुआ है, हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं वो 2 दफा हुआ होगा, वो हुआ एक ही दफा होगा, उसका जो इस्तेमाल है वो उसने 2 जगह पे लिखा होगा। हाँ, लिस्ट टू फ्लोर और फ्लोर टू शीट, शीट से मुराद वही लिस्ट। इन्वेंटरी स्टॉक काउंट करते हुए 2 प्रोसीजर होते हैं। एक प्रोसीजर मेरे पास क्लाइंट ने कहा लिस्ट में दिया कि सर हमारी बैलेंस शीट के मुताबिक कितनी इन्वेंट्री है। मैंने कहा अच्छा मुझे चेक कराओ ये इन्वेंट्री गोदाम में कहाँ है। तो क्लाइंट क्या करेगा, मुझे उस इन्वेंट्री में से आइटम सेलेक्ट करेगा, सर आप आइटम सेलेक्ट करें, मैं आपको बताता हूँ गोदाम में कहाँ है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि लिस्ट में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं फिजिकली मौजूद है कि नहीं। भी समझ रहे हैं प्रोसीजर, ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं। मैं अब जो साबित करने जा रहा हूँ पता है क्या साबित करने जा रहा हूँ ऑडिट में, A मल्टीप्लाइड बाय B इज नॉट इक्वल टू B मल्टीप्लाइड बाय A, ये साबित करने जा रहा हूं। कैसे कैसे ये थोड़ा सा जरा इसको कल क्यों समझाऊं, आज कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर रहे हैं ये कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं आपको। मेरे पास इन्वेंट्री की शीट है, ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट की लिस्ट है, सारे इधर बैठे हैं, लिस्ट है, फिजिकली स्टूडेंट बैठे हैं, 2 चीजें, लिस्ट है स्टूडेंट की और ये फिजिकली बैठे हैं। लिस्ट मुझे अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मिली। अगर मैं आपने सिर्फ ये बताना प्रोसीजर सेम है कि डिफरेंट है। पहला प्रोसीजर, लिस्ट में से स्टूडेंट उठाया और देखा क्लास में मौजूद है कि नहीं, एक। दूसरा प्रोसीजर, फिजिकली पूछा CRN नंबर क्या, रोल नंबर क्या है, और देखा लिस्ट में है कि नहीं। आपने सिर्फ घर जाके सोचना है कि क्या इन दोनों का मकसद एक है या फर्क है। पहला, हाँ ये क्या मकसद है इसके ऊपर सोचना है। मैं बता नहीं रहा, आपने कहा आज नहीं करना, नहीं करवा रहा, लेकिन आपने घर जाके सोचना है कि दोनों में फर्क किस चीज का है, दोनों में क्या चीज चेक हो रही। अच्छा, इसके अलावा गोइंग कंसर्न रिस्क हम वक्तन डिस्कस कर ही चुके हैं। और ये ओवरबर्डन स्टाफ कम है, काम ज्यादा, तो क्या होगा, गलतियां होंगी। ये नेगेटिव चीजें, करंट रेशियो डिक्रीज हो रही है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हो, डेटर कम हो रहे हैं, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं, ड्यूरिंग द ईयर लॉस है, डेटर बैंकरप्ट हो गया, किस चीज का रिस्क है,
ये तो आपने पढ़ गया हुआ। अच्छा, इन दोनों रिस्क में और प्रीवियस वाले रिस्क में कोई फर्क बता सकते हैं? ये दोनों रिस्क किसी स्पेसिफिक एरिया को अफेक्ट नहीं करते, हाँ बहुत से एरियाज को अफेक्ट करते हैं ये दोनों, गोइंग कंसर्न का भी और ये ओवरबर्डन स्टाफ भी, जबकि बाकी के रिस्क अमूमी तौर पे किसी स्पेसिफिक एरिया को। अच्छा चलिए, फार्मूला पता है बाबा? कुछ नहीं, सिर्फ मैंने आपसे पूछना है कौन सा फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग में, कौन सा नहीं पढ़ा हुआ, कुछ नहीं करना, बस के क्लास खत्म, मेरा आपका वादा। मुझे बताइए, सारे पढ़े हुए हैं? सेल्स आपको कैलकुलेट, मैं अगर आपसे पूछूं कितने % इस साल सेल इंक्रीज हुआ या आप पता, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी जाए, यह है फार्मूला फॉर रिस्क असेसमेंट थ्रू फिगर्स। इसका मतलब क्या है? आपके सामने इस साल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट और पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट रखी गई। अगर मैं आपके सामने इस साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट रखूं और आपसे पूछूं बताओ सेल इंक्रीज हुई है कि डिक्रीज और कितने % हुई है, कैलकुलेट कर लेंगे? कैसे करेंगे? इस साल की सेल को पिछले साल की सेल के साथ डिवाइड, बिल्कुल ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल %, अगर मैं आपसे पूछूं कॉस्ट ऑफ सेल का कितने % है, बता देंगे? इसी इंफॉर्मेशन को पूछने का एक दूसरा तरीका भी है, जीपी रेशियो क्या है? जीपी रेशियो की परसेंटेज और कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज एक दूसरे का अपोजिट है, पता है ना? कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज 80% है तो जीपी रेशियो क्या होगी? 20%। क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स की रेशियो, अच्छा मुझे बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है अगर कोई है तो? पिछले साल सेल्स 100 मिलियन थी और जीपी रेशियो 10%। इस साल सेल्स, पिछले साल 100 थी, जीपी रेशियो 10%, इस साल सेल 200 है, जीपी रेशियो 10% है अभी भी। कॉस्ट कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जब सेल डबल होती है डबल रेशियो सेम आती है, नहीं समझे ना? सेल्स 100 मिलियन है, जीपी रेशियो 10% है, सेल्स 200 मिलियन होगी, जीपी रेशियो कितनी होगी? 10 ही होगी। ये समझाना चाह रहा था। 10 कैसे होगी? सेल डबल होगी, जीपी रेशियो सेम कैसे रही? कॉस्ट ऑफ सेल भी तो डबल हुई होगी। तो इसलिए याद रखें, लिख लीजिए, जीपी रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट ओवर द ईयर्स। सेलिंग या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक सेलिंग एक्सपेंस होता है, एक एडमिन एक्सपेंस होता है। इनमें से किसका ताल्लुक सेल्स के बढ़ने से है? सेलिंग का, एडमिन का नहीं। सेलिंग एक्सपेंस की रिस्क असेसमेंट करनी है, सेल के साथ रिलेट करके करनी है, एडमिन की सेल के साथ रिलेट नहीं करनी। इंटरेस्ट या फाइनेंस चार्जेस, हाँ, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय लोन। डेटर टर्नओवर रेशियो, अगर मैं आपसे कहूं इस साल की बैलेंस शीट, पिछले साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, इस साल की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट है, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, 3 रेशियो कैलकुलेट करें, कर लेंगे? डेटर कौन सा लेंगे, क्लोजिंग के एवरेज? ऑडिट में हमेशा क्लोजिंग लेना, ठीक है? मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 360 या 365? कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे मर्जी करें। एक केस स्टडी के अंदर तो उसने मल्टीप्लाई भी नहीं किया था, उसने कहा जब मैंने कंपैरिजन करना है तो दोनों को 365 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो दोनों को इग्नोर भी कर दूं तो रिजल्ट तो सेम आएगा कि इंक्रीज हो रहा है कि नहीं। बस सोचिए, साइंस सोचिए उसकी। उसने कहा मकसद मेरा कंपैरिजन करना है, रिस्क असेसमेंट है, तो हाँ तो बिल्कुल, तो इसीलिए 360 से करें या 365 से करें या करें ही ना, रिजल्ट आपका सेम होगा। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है कि नहीं, डिक्रीज हो रही है कि नहीं, चेक करके देख लें। 360 से चेक कर लें, सेम रिजल्ट होगा। 365 से मल्टीप्लाई करें, सेम रिजल्ट होगा। और मल्टीप्लाई ना करे, सिर्फ डेटा डिवाइड बाय सेल्स कर ले इस साल और डेटा डिवाइड बाय सेल कर ले पिछले साल का, ट्रेंड कंक्लूजन हमेशा आपका तीनों में सेम होगा। तो डेटा ट्रांजैक्शन इन्वेंटरी कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, मुझे शक है क्योंकि मैंने आपको कभी ये काम करते हुए नहीं देखा, क्या पक्की बात है? वो काउंटिंग में किया होगा ना, ऑडिट में नहीं कर पाएंगे। कल असाइनमेंट में कर लिया आपने? हाँ दिया था, लेकिन क्या आपने किया भी था? अच्छा गुड है। और हो भी गया था सही?
ओके ओके ओके। कह रहे अदर क्या दूसरी भी ये अहम यही है, कहता है दूसरी भी क्या, करंट रेशियो डिक्रीज, करंट रेशियो कैलकुलेट करनी आती है, नेट प्रॉफिट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नहीं आती होगी। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है भला, इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय, ये हमें क्या बताता है कि आप अपने प्रॉफिट में से कितनी दफा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। ये आइडियली एक से ज्यादा होना चाहिए, ताकि कम से कम प्रॉफिट इतना हो कि कम से कम एक दफा तो इंटरेस्ट पे कर सके ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो नाम मुश्किल है, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मकसद क्या है, ये देखना कि हम क्या हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि हम इंटरेस्ट पे कर सकें। जितना पे कर सकते हो उतना अच्छा है। हम बैंक को जाके कहते हैं बैंक परेशान ना, हमारे पास इतना प्रॉफिट है, तुम्हारा इंटरेस्ट 5 दफा पे कर सकते हैं। बोलने में अच्छा लगता है ना, तो ये 5 दफा इंटरेस्ट पे कर सकते हैं, ये कैसे पता चलेगा? हाँ। क्या चीज क्या चीज क्या चीज, कौन से फार्मूले गलत हैं? भाईजान ने कह दिया सारे फार्मूले गलत है मेरी। अच्छा यार इतनी अग्रेसिव स्टेटमेंट ना दिया करे, मैं यकीन करे डर जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, पता नहीं क्या। अच्छा सारे फार्मूले गलत है कि एक फार्मूला आपको गलत लग रहा है, पहले तो ये बता दे। हाँ जी हाँ जी, वो क्या फर्क पड़ता है? इस साल की सेल 120 है, पिछले साल की सेल 100 है। मैं कह रहा हूं कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 20%। कैसे कैलकुलेट, मैं पता कैसे कैलकुलेट करता हूं, 120 डिवाइड बाय 100, वो आंसर आ जाता है 1.2। मैं कहता हूं 20%। भाई कह रहे हैं नहीं सर वो तरीकाकार ऐसे होता है कि पहले आपने चेंज कैलकुलेट करना है, 120 माइनस 100 करें, 20 है ना, फिर उसको 100 से डिवाइड करें, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। थोड़ा सा लेंथी है, लेंथी है, मुझे थोड़ा सा शॉर्ट आसान है तो वो कर ले। मुझे तो ये चाहिए कि आप इस काबिल हो बता सके कि इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है और कितने परसेंट हुआ है। वो डायरेक्ट डिवाइड करके करें या पहले प्लस माइनस करके फिर करें, वो आपकी मर्जी है, दोनों तरीके। इसको गलत ना बोलें यार, ऐसे ना करें, इसको बोलते हैं डिफरेंट है। क्या बोलते हैं? डिफरेंट। डिफरेंट है ना, गलत तो नहीं है ना। अभी अफवाह फैल जानी थी, सरासी वगैरह ताड़े पढ़ाते हैं। चले वो फैल तो फिर भी जानी है। चले बहरहाल जी, ईद के नेक्स्ट लेक्चर ईद के बाद देखेंगे, ईद की परेशानियां ईद के बाद प्रिंसिपल साहब डिसाइड करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म। कोई क्वेश्चन तो नहीं? 1 मिनट हार जाए, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? वो लेक्चर की बाद में इसके रिस्क असेसमेंट कर लें। हाँ जी, आपने जाना कि सेल अगर कम हो तो वो इन्वेंटरी और सेल अगर बढ़ी तो देखते हैं सेल की ओवरस्टेटमेंट हुई है, सेल बढ़ रही हो तो ओवरस्टेटमेंट ऑफ सेल का रिस्क है, बस। सेल कम हो रही हो तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी का रिस्क है, इंपेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड का रिस्क है, अगर इनटेंजिबल एसेट्स हैं उनकी भी इंपेयरमेंट का रिस्क है। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।